नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज रैली रिपोर्ट दिल्ली की एक रिजर्व सीट से। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक उत्तर पश्चिम सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। राजधानी दिल्ली की सीट पर कांग्रेस के उदित राज इंडिया गठबंधन की तरफ से मैदान में हैं। उदित राज के भाषणों को सुनकर लगता है कि सबसे मुश्किल है इस वक्त आम आदमी पार्टी के मतदाताओं को यह बताना कि इस बार चुनाव चिन्ह झाड़ू नहीं, हाथ है। यहाँ हाथ केजरीवाल जी से जब मैं परसों मिला तो मैंने अपनी समस्या बताई। उसमें दुर्गेश पाठक जी भी थे और मुकेश अहलावत। हमने कहा डोर टू डोर इनसे कंप्लेन कराना है। उन्होंने तुरंत कहा कि करो डोर टू डोर कंप्लेन। बिना डोर टू डोर कंपेन किए आम आदमी पार्टी के द्वारा कंफ्यूजन अभी बना रहेगा। तो अगर भाई अरविंद केजरीवाल जी को जेल से छुड़ाना है और मोदी जी को जेल में भेजना है तो एक काम करना पड़ेगा। एक सरकार का ही काम है। चुनाव निशान क्या है? झाड़ू वाले इसमें कितने हैं? हाथ उठाइए। आपका चुनाव निशान क्या है? यहाँ के लिए हाथ। सुरेंद्र भाई, आपकी जिम्मेदारी है कि घर घर तक यह पैगाम आप पहुंचाइएगा। एक दिन उदित राज का ही फोन आया। उन्होंने कहा कि मीडिया रिजर्व सीट को अनदेखा करता है। उनकी बात 100% सही थी और मैंने भी स्वीकार किया कि ऐसा होता है। लेकिन यह भी कहा कि मेरी टीम इतनी बड़ी नहीं है कि हम मीडिया की सारी कमियों को पूरा कर दें और ना हम कर पाएंगे। उन्होंने भी मेरी बात स्वीकार कर ली कि आपकी बात भी ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि दिल्ली के अंदर फिर एक रास्ता निकाला गया कि अगर उदित राज अपने भाषणों का वीडियो भेजेंगे और अगर उससे कोई वीडियो बन सकता है तो हम रिजर्व सीट पर उनकी रैली रिपोर्ट जरूर बनाने का प्रयास करेंगे। उनका वीडियो हमें कई दिनों के बाद मिला और उसे देखते हुए सबसे पहले यही लगा कि भाषण के दौरान माइक और लाउडस्पीकर का प्रबंध और बेहतर हो सकता था, जिससे वहां मौजूद जनता भी नेता की बात सुन सकती और हमारे लिए भी रिकॉर्डिंग बेहतर हो जाती। लेकिन अब जो है सो है, हम रिजर्व सीट पर रैली रिपोर्ट करेंगे। उदित राज की सभाओं की तैयारी देखकर यह भी लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से इनका मुकाबला है। बीजेपी आज सबसे अमीर पार्टी है। उस हिसाब से उदित राज के पास कितने कम संसाधन होंगे। जनता को भी विपक्ष का चुनाव लड़ना पड़ेगा, तभी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ पाएगा। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 2019 में 7 सीटों पर बीजेपी जीत गई थी, लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी ने 6 सांसदों के टिकट काट दिए। जिस दिल्ली में बीजेपी विकास का इतना दावा करती है, कम से कम उसे अपने सांसदों को दोबारा मौका देना था कि पब्लिक के बीच जाकर इस चुनाव में अपना किया गया सारा काम गिनवाइए। 7 में से 6 टिकट कटेगा तो संदेश यही जाएगा कि उन्होंने कोई काम नहीं किया या जनता उनके काम से भयंकर नाराज थी। दिल्ली के उत्तर पश्चिम सीट से उदित राज कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और बीजेपी के उम्मीदवार का नाम है योगेंद्र चंदोलिया। योगेंद्र चंदोलिया दिल्ली बीजेपी प्रदेश में महामंत्री हैं। चंदोलिया पूर्व में दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। 2015 और 2020 में दिल्ली की करोल बाग सीट से चंदोलिया चुनाव लड़े, दोनों ही बार हार गए। 56 साल के चंदोलिया अपने भाषणों में जोर देते हैं कि वे दिल्ली के पुराने नेता हैं। यह भी बताते हैं कि 6 नवंबर 1985 के दिन वे बीजेपी में मंडल का मंत्री बने, लेकिन प्रदेश स्तर पर महामंत्री बनने में 39 साल लग गए। 39 साल। चंदोलिया ने यह बात अपनी तारीफ में कही होगी, मगर इससे उनकी और पार्टी की भी आलोचना हो जाती है। फिर भी पता चलता है कि किसी भी पार्टी के ढांचे में एक एक सीढ़ी चढ़ने में कार्यकर्ताओं को कितना लंबा इंतजार करना पड़ता है। बस जब चंदोलिया कहते हैं कि पापा ने वॉर रुकवा दी
तब उत्तर पश्चिम लोकसभा का राष्ट्रीय चुनाव थोड़ा ग्लोबल लेवल का हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे भारत के नेता के रूप में जिनको विश्व के दूसरे देश भी मानते हैं नेता, ये वही नरेंद्र मोदी है जिनको अमेरिका वीजा नहीं देता था। ये वही नरेंद्र मोदी है आज अमेरिका जाते हैं तो भारत मूल के निवासी और अमेरिका के लोग बड़े ऑडिटोरियम में टिकट लेकर मोदी जी को देखने और भाषण सुनने आते हैं। ये वही नरेंद्र मोदी है यूक्रेन और रूस के युद्ध के अंदर जब हिंदुस्तान के छात्र पढ़ने के लिए गए थे तब उन्होंने कह दिया था कि तुम्हारा युद्ध होता रहे, अगर हमारे किसी भी नागरिक के ऊपर आपकी गोली चलेगी तो छोड़ेंगे नहीं। दोनों देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को फोन करके कह दिया युद्ध विराम कर दीजिए कुछ देर के अंदर, और कह दिया भारत का तिरंगा लेकर कोई भी व्यक्ति निकलेगा उसको कोई भी गोली की तरफ नहीं उठा सकता। दिल्ली के उत्तर पश्चिम लोकसभा से कांग्रेस की कृष्णा तीरथ जीता करती थीं, लेकिन अब वो सुदूर अतीत का हिस्सा बन चुकी हैं। उदित राज इसी सीट से 2014 में मोदी लहर में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते। अगली बार यानी 2019 में टिकट कट गया, वे कांग्रेस में आ गए। उदित राज भारतीय राजस्व सेवा के अफसर रहे हैं, जिस सेवा से अरविंद केजरीवाल भी जुड़े रहे हैं। दुनिया के कई देशों की यात्राएं की हैं उन्होंने और बहुजन मुद्दों पर बोलने वाले पुरानी आवाज में से एक हैं। बीजेपी ने उदित राज की जगह 2019 में हंसराज हंस को उम्मीदवार बनाया और वे जीत गए। 2024 में हंसराज हंस को यहां से टिकट नहीं दिया गया, वे पंजाब भेज दिए गए। अब फरीदकोट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जगह योगेंद्र चंदोलिया उम्मीदवार हैं। यानी बीजेपी ने पिछले तीनों लोकसभा चुनावों में अपने जीते हुए तीनों उम्मीदवार बदल दिए, तो जनता के सामने पिछला सांसद है ही नहीं जिससे वो उनके काम का हिसाब मांगती, या हंसराज हंस उनके सामने अपने काम का हिसाब देते। उदित राज अपनी सभाओं में इसे मुद्दा बना रहे हैं। जैसा काम मेरा और 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद का, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हंसराज हंस 5 साल दिखाई पड़े थे? नहीं, यही नहीं। 2017 में मोदी जी ने सारे काउंसलर्स का टिकट काट दिया और खुद ही प्रचार कर दिया कि हम सिटी में वो काउंसलर भ्रष्ट है, हम नया कैंडिडेट दे रहे। नए कैंडिडेट ने और लूटा। वही हालत है कि हंसराज हंस ने वोट किसके नाम पर मांगा था? मोदी जी के नाम पर। पानी नहीं आएगा, पुलिस आपको तंग करेगी, FIR दर्ज नहीं होगा, रास्ता टूटा हुआ है, लाइट नहीं आ रही है, फ्लाईओवर ब्रिज बनना है, इलाज करना है, तो क्या लोग जाएंगे मोदी जी से कराने के लिए? अगर मोदी जी से कराने के लिए जाए तो मोदी जी के नाम पर वोट दो, वोट उसी को दो जो आपके काम आए। मैं आपके काम पहले आया था, आऊंगा। तो जो काम आए, आज से अभी से ही बीजेपी के प्रत्याशी ने आराम करने का पूरा माहौल बना दिया है कि दो मोदी जी के नाम से वोट, और 5 साल वो मौज मस्ती करेंगे और वो मान बैठेंगे कि मोदी जी के नाम से वोट तो मिल ही जाता है। लेकिन मोदी जी आ नहीं रहे इस बार, हमें साफ कर रहे हो। तो मोदी जी आ नहीं रहे हैं, वोट मत खराब करो। इंडिया गठबंधन की सरकार होगी और राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आपने ठीक सुना, इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री पद के लिए किसी नाम की घोषणा नहीं की, मगर उदित राज अपनी सभाओं में बिना लाग लपेट के कहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। उदित राज अपने भाषणों में बार बार केजरीवाल को जेल भेजने की भी बात करते हैं और कहते हैं कि उनकी रिहाई के लिए उनका जीतना बहुत जरूरी है।
दिल्ली में उम्मीदवार का गमछा थोड़ा अलग है। गमछे का आधा हिस्सा कांग्रेस का है और आधा हिस्सा आम आदमी के झंडे के रंग और निशान का है। हर सभा में आम आदमी पार्टी के विधायक से लेकर पार्षद तक सभा की मंच पर होते हैं और उदित राज उनका जिक्र बार बार करते हैं। पता चलता है कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने चुनाव के सारे विवादों से अलग होकर जीतने पर, लड़ने पर किस तरह से फोकस किया है। मैं संसद के अंदर था। 5 साल तक जितना सत्ता से सवाल मैंने पूछा उतना शायद किसी ने नहीं पूछा। ये बात जुबान से नहीं, ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से भी चेक कर सकते हैं। चुने हुए मुख्यमंत्री को आप जेल भेज रहे हैं, ऐसे समय में जेल भेज रहे हैं जब चुनाव प्रचार चल रहा है। अगर यही बीजेपी का समर्थन करते हैं, सारे मुकदमे वापिस हो गए। मोदी जी ने एक बार कहा, मोदी की गारंटी है कि 70,000 करोड़ का जो घपला एनसीपी का है उन्हें जेल भेज करके छोड़ेंगे। 4 दिन के अंदर एनसीपी के अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो कोई भ्रष्टाचार का आधार नहीं है, ये आधार है कि विपक्ष में कोई रहे ना, डेमोक्रेसी नहीं रहनी चाहिए। सिंपल सी बात है। भारत में अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीटों की संख्या 84 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 47। 2019 में बीजेपी ने इन सभी सीटों पर बड़ी जीत हासिल की, बल्कि 300 के पार जाने में रिजर्व सीटों पर उसकी जीत का बड़ा योगदान था। अनुसूचित जाति की सीट तो 20 शहर में होती है, महानगर में भी होती है। इसके बाद भी मीडिया का पूर्वाग्रह है कि इन सीटों की कोई खास रिपोर्टिंग नहीं होती। इस मामले में उदित राज की यह शिकायत बेबुनियाद नहीं है कि मीडिया रिजर्व सीटों को अनदेखा करता है। हम नहीं जानते कि अनुसूचित जाति की सीटों की राजनीति किन मुद्दों के आसपास घूमती है, जातिवाद की क्या भूमिका होती है, उन सीटों पर पार्टियों की जो राजनीति होती है उसके बारे में भी हम कम जानते हैं। मिसाल के तौर पर किसी रिजर्व सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के जिला संगठनों का ढांचा कैसा होता है, उसमें दलित नेतृत्व को मौका मिलता है या नहीं, ऐसे कई सारे सवाल हो सकते हैं। एक दलित नेता दूसरे समाज को चुनावों में अपने साथ कैसे जोड़ता है और दूसरा समाज उसके पीछे कैसे जाता है, उनके मुद्दों की बात कैसे होती है, ये सब जानने से ही चुनावी राजनीति के प्रति हमारी समझ बेहतर हो पाती है। उदित राज अपनी सभाओं में हरियाणा में जाट आरक्षण के दौरान हुई हिंसा का मुद्दा उठाते हैं। पहले उदित राज को सुनिए और फिर बीजेपी के उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया को। जब हरियाणा में जाट समाज आरक्षण मांग रहा था, मुकदमे में फंसाए जा रहे थे, मुझको बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने कहा ये जाट समाज को लोग अभी हिंदू होते हैं जब वोट लेना होता, जब इन्हें आरक्षण देना होता तो इन्हें जाट बना देते हो। और जंतर मंतर पर जब पहलवान लड़कियों ने धरना देना शुरू किया, इस आरएसएस ने बदनाम किया है तो जाटों का है। मैं दलित पिछड़े मुसलमानों को लेके 500 संख्या में लेके गया। हमने कहा कौन चाहता है कि मुसलमान ये जाटों का है, ये पूरे हिंदू समाज के भारतीयों का है। तो साथियों, ये हिंदू तब बनाते हैं जब वोट लेना होता है, जब हिस्सेदारी देना होता है तो जाट हो जाता है, कोई गुर्जर हो जाता है। जब राहुल गांधी जी मांग करते हैं कि जाति जनगणना हो, तब भारतीय जनता पार्टी विरोध क्यों करती है? तो इनके चरित्र क्या है ये देख सकते हैं आप। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 को वापस लागू करेंगे। अरे मुंगेरी लाल, तेरे हसीन सपने मैं मेरे वाल्मीकि भाइयों को बताना चाहता हूँ। मेरा वाल्मीकि भाई जो कश्मीर में रहता है, अगर वह टीचर की बीएड भी कर ले तो उसको नौकरी नहीं मिलती।
उसको सफाई कर्मचारी रहना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने सफाई कर्मचारियों को नौकरी में देने का 370 हटाकर इतना बड़ा मौका दिया है। उदित राज इंडिया गठबंधन के वादों को भी दोहराते हैं कि 30 लाख भर्तियां की जाएंगी, बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपया मिलेगा, गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपया मिलेगा। केजरीवाल की गारंटी भी दोहराते हैं। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के भाषणों को सुनकर लगता है कि वे इस चुनाव में साथ लड़ने की ताकत और कीमत दोनों जान गए हैं। कोई अंतर आप नहीं कर पाएंगे, इस तरह से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। उदित राज अपने भाषण में भारतीय दंड संहिता में किए गए बदलावों को भी एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं। आखिरी चुनाव की बात तो करते ही हैं, यह भी याद दिलाते हैं कि कैसे 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। मैं बता देना चाहता हूं, आप जानते हैं कि आखिरी चुनाव है हमारे जिंदगी का। हम जीत गए तो चुनाव होते रहेंगे, हार गए तो चुनाव नहीं होगा दोबारा इस देश के अंदर। जिस तरह से तानाशाह ने 150 एमपीओ को संसद से बाहर फेंकवा कर क्रिमिनल लॉ पास कराया, और क्रिमिनल लॉ इतना डेंजरस है, मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, कि अब अगर आपके खिलाफ में अगर पुलिस का केस दर्ज हो जाए तो 90 दिन की पुलिस कस्टडी है, कोई सुनवाई नहीं। तो इन्होंने आगे की तैयारी किया। जो सुरेंद्र जी ने कहा संविधान खत्म करने का 100% सही है, और सबसे ज्यादा मार उसमें अकलियत की पड़ेगी। अकलियत को तो हो सकता है इस देश का नागरिकता ही ना दे। मैं आरएसएस में एक चर्चा कि इनको नागरिकता से वोट के अधिकार से ही वंचित कर दो, कुछ भी कर सकते, कोई ताजुब की बात नहीं। उत्तर पश्चिम दिल्ली की समस्याओं को सुनकर लगता है कि दिल्ली की नहीं, किसी दूर दराज के इलाके की बात हो रही है। मेट्रो संपर्क यहां बड़ा मुद्दा है, पानी की समस्या भी है। यहां की 7 विधानसभाओं के नाम है रिठाला, मुंडका, किरारी, सुल्तानपुर माजरा, मंगोलपुरी, शालीमार बाग और त्रिनगर। नाम इसलिए बताया ताकि आपको अंदाजा हो उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट कितनी बड़ी है, कहां है और कैसे हम पहचान सकते हैं। इस सीट से, नॉर्थ वेस्ट की सीट से डॉक्टर उदित राज लड़ रहे हैं। डॉक्टर उदित राज यहां से लड़ रहे हैं। यहां पे आप लोग जब वोट डालने जाओगे, ईवीएम की मशीन पे देखोगे तो जो झाड़ू वाले हैं वहां झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा। इस बार झाड़ू वाले भी पंजे पे वोट डाल देना। इनका बटन 1 नंबर पे है, 1 नंबर बटन और 1 नंबर पे लेके आना इनको। तो अगर उस दिन आपने 1 नंबर का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहन जी अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा जेल जाना आपके ऊपर है। जब वोट डालने जाओ तो ये सोचना अंदर जब बटन दबाओगे, केजरीवाल को जेल भेजना है कि नहीं भेजना, भेजना है कि नहीं भेजना, भेजना है कि नहीं भेजना। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर उदित राज को भारी भरकम वोटों से जिताना। अपने रोड शो में भी अरविंद केजरीवाल चुनाव चिन्ह पर बार बार फोकस करते हैं। उदित राज भी यही करते हैं। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने यहां पहला रोड शो किया। रोड शो में आगे आगे केजरीवाल चल रहे थे और पीछे की गाड़ी में कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार थे। इस रोड शो में केजरीवाल ने कुछ दूरी तक चांदनी चौक से उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल को भी साथ लिया। फिर जहांगीरपुरी गए, वहां उदित राज उनके साथ थे और कन्हैया कुमार आगे के रोड शो में। गठबंधन का तालमेल इस बात से भी पता चलता है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों ने टिकट मिलने के बाद केजरीवाल से भी मुलाकात की। राहुल गांधी ने भी चांदनी चौक की सभा में कहा वे झाड़ू पर बटन दबाएंगे और केजरीवाल हाथ छाप पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी को वोट देना है और 4 सीटों में आम आदमी पार्टी का समर्थन करना है। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी का बटन दबाना है और 4 सीटों में आम आदमी पार्टी का बटन दबाना है। और अभी कन्हैया जी ने मुझे कहा कि अजीब सी बात है, केजरीवाल जी
कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। तो एक प्रकार से हमारे कार्यकर्ता इस चुनाव में मिले हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य, सबका लक्ष्य इस संविधान को बचाने का है। केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी दोनों समझ रहे हैं कि मतदान के दिन क्या दिक्कतें आ सकती हैं। चुनाव चिन्ह को लेकर अगर दिल्ली में यह चुनौती है तो अंदाजा होता है कि महाराष्ट्र में कितनी मुश्किलें आ रही होंगी, जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी का चुनाव चिन्ह इस बार बदल गया है। यह भी याद रखें कि जब दिल्ली में मतदान हो तो जो पोलिंग एजेंट हैं वो फॉर्म 17C अपने साथ लेकर जरूर आएं। यह उनका अधिकार है। पीठासीन अधिकारी को फॉर्म 17C देना ही पड़ेगा। उसमें कितने वोट पड़े इसका ब्यौरा होता है। वीवीपैट बैलेट यूनिट का भी नंबर होता है। इसलिए फॉर्म 17C जरूर लें, जरूर मांगे और अपने उम्मीदवार को सौंप दें। दिल्ली में मतदान 25 मई को है। मीडिया के पन्नों को देखेंगे तो लगेगा कि दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी, स्वाति मालीवाल का प्रसंग ही मुख्य मुद्दा है। लेकिन दिल्ली की गलियों में चुनाव कैसे लड़ा जा रहा है, लोगों की उम्मीदें, समस्याएं क्या हैं, जब दिल्ली में ही बात नहीं होती तो बाकी देश को लेकर क्या शिकायत करना। यह चुनाव फालतू के विषयों में बीत गया। जनता का मुद्दा गायब हो गया। प्रधानमंत्री का दुख ही अब राष्ट्रीय दुख है। नमस्कार, मैं रविश कुमार।